हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ब, जिसे हम कहते हैं हिंदी में क्रिया। क्रिया की परिभाषा, इसके भेद, उनके पूरे उदाहरण और पूरी एक्सरसाइज के साथ मैं आपको इस वीडियो में कराने वाली हूँ। तो क्लास में बने रहिएगा, क्लास को छोड़ करके नहीं जाना है, क्योंकि क्लास को अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो फिर कहीं ना कहीं से आप अपनी क्रिया को मिस कर देंगे और वो पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए पूरे टाइम क्लास में बने रहिए और ध्यान से आप क्रिया को समझते रहिए जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो शुरू करते हैं हम। क्रिया, सबसे पहले क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया क्या है? क्रिया वे शब्द हैं जो किसी काम के होने या करने का बोध कराते हैं। वाक्य के अंदर उन शब्दों को हम क्रिया कहते हैं जिन शब्दों को पढ़कर हमें ये लगे कि कुछ काम हो रहा है। दूसरे शब्दों में क्रिया किसी कार्य, स्थिति या अस्तित्व को दर्शाती है। किसी के होने को, किसी काम को या किसी की पोजीशन को दिखाती है क्रिया। कैसे? उदाहरण से हम समझेंगे इसको। जैसे हमने यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, राम खाता है। क्या उदाहरण है हमारे पास? राम खाता है। इसमें किस शब्द से हमें पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है? खाता। इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है इस वाक्य के अंदर। और क्या काम हो रहा है? खाने का काम हो रहा है ना। तो अगला देखिए वाक्य, बच्चे हंसते हैं। इसमें किस शब्द से पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है? हंसते। हंसते शब्द से हमें पता चल रहा है कि कुछ काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? हंसने का काम हो रहा है। अगला, पुस्तकें मेज पर हैं। किस शब्द से पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है? है शब्द से पता चल रहा है कि कुछ हो रहा है। तो यहाँ पर है जो है वो क्रिया है जो पुस्तकों की स्थिति को दिखा रही है। इस तरह से इन तीनों वाक्यों में कुछ ना कुछ काम हुआ है। पहले वाक्य में खाने का काम हुआ है, दूसरे में हंसने का काम हुआ है और तीसरे में है यानी कि रखा हुआ है का काम हो रहा है, होने का काम हो रहा है, उसकी स्थिति को दिखाया जा रहा है। इसलिए ये तीनों शब्द जो है वो क्रिया शब्द है, क्योंकि इन तीनों शब्दों से हमें कुछ काम के होने का पता चल रहा है। क्लियर? क्रिया किसे कहते हैं? आगे देखिए, संक्षेप में मैंने वापस से लिखा है आपके लिए कि क्रिया किसी भी वाक्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। क्रिया के बिना हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है, जो यह बताता है कि वाक्य में क्या हो रहा है या इसका वाक्य का विषय क्या काम कर रहा है, यह हमें बताया जाता है। नीचे से एक बार रैपिड में हम क्रिया की परिभाषा को फिर से पढ़ लेते हैं। जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। अच्छा, संस्कृत में इन्हीं क्रिया शब्दों को हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं संस्कृत में इन क्रिया शब्दों को? धातु कहते हैं। और हिंदी में ये जो धातुएं होती है ना, इन सब के पीछे ना लगा हुआ आता है। आपको क्रिया शब्द पहचानना बहुत आसान है। जिसके पीछे ना फिट हो जाए ना, साथ मोटे शब्दों में अगर किसी को जानना है कि क्रिया, एक वाक्य के अंदर कौन सा शब्द क्रिया होगा, तो आप ये देखिए कि जिस भी शब्द के पीछे ना फिट हो जाता है वही क्रिया शब्द होती है। जैसे उदाहरण दे रखे मैंने यहाँ पर, ये है खाना पीना। देखिए, खा के पीछे ना आया है, पी के पीछे ना आया है, तो ये दोनों क्रिया शब्द हैं, धातु शब्द हैं। इसी तरह से यहाँ पढ़ना और लिखना और दौड़ना, सबके पीछे देखो ना लगा हुआ है, तो ये धातु रूप है। इस संस्कृत में इन्हें धातु कहते हैं और हिंदी में ये क्रिया होती हैं और इनके पीछे ना लगता है। अब आप कितने शब्द गिन लीजिए हिंदी में जिनके पीछे ना लगा होता है और वो शब्द काम वाले शब्द होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, दौड़ना, सोना, खाना, गाना, नहाना, उठना, चलना, बोलना, रोना, ये सारे, सबके पीछे ना लगा हुआ है। ये सारे शब्द क्रिया शब्द है, तो इनको पहचानना बहुत ही सरल होता है। वापस से देख लीजिए एक बार। क्रिया का अर्थ होता है कार्य करना। क्रिया का अर्थ है काम करना, ठीक है। वाक्य के अंदर जो भी काम हो रहा है उसी को क्रिया कहते हैं। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य को पूरा करने में क्रिया का होना बहुत जरूरी है। वाक्य पूरा नहीं होता है क्रिया के बिना। क्रिया किसी कार्य के करने या उसके होने के
बारे को दर्शाती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को जो भी कर रहा है, उस वाक्य में एक क्रिया होती है, उस क्रिया को जो व्यक्ति कर रहा है उसे हम कर्ता कहते हैं। जैसे हमने लिया था राम खाता है, तो इस वाक्य में क्या हो रहा है? क्रिया खाना। खा कौन रहा है? राम। तो राम क्या हो गया? कर्ता। राम कर्ता हो गया और खाना क्रिया हो गई। तो एक वाक्य के अंदर कर्ता और क्रिया दोनों का होना जरूरी होता है। कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें कर्ता का लोप हो जाता है, इशारे से बता दिया जाता है, लेकिन अधिकतर वाक्यों में कर्ता और क्रिया जब तक नहीं होगी तब तक हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है। नीचे इसके कुछ उदाहरण ले रखे हैं। देखिए, मैंने आपके लिए उदाहरण लिख रखे हैं जिससे आपको क्रिया शब्द क्लियर हो जाएंगे। पहला है अजय पढ़ रहा है। अब आप बताते जाइए कि इसमें कौन सा शब्द क्रिया शब्द है। सबने यही बोला कि पढ़ शब्द जो है वो क्रिया शब्द है। अभी तक मैंने आपको जितना पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आपने बिल्कुल सही चुना है कि पढ़ना क्रिया शब्द है। लेकिन आप देख रहे हैं कि मैंने सर्कल में पढ़ रहा है इन 3 शब्दों को लिया है। क्यों? एक हमने ऊपर एग्जाम्पल अभी पढ़ा था ना कि मेज पर पुस्तक है, तो है जो शब्द वो भी क्रिया शब्द था वहां पर, तो यहाँ पर भी है शब्द क्रिया शब्द है ना। पढ़ रहा है, ये तीनों शब्द क्रिया शब्द हैं। अब ये तीनों शब्द क्रिया शब्द क्यों है? क्योंकि ये पढ़ने की क्रिया को मदद कर रहे हैं। अगर हम इसे ऐसे कहें अजय पढ़, तो रहा है ना लगाएं तो हमारा वाक्य पूरा नहीं होता है, हमारी क्रिया पूरी नहीं होती है। इसलिए जो शब्द क्रिया को मदद करते हैं वो शब्द भी क्रिया शब्द ही होते हैं, और इनको टोटल मिला करके इसे क्रियापद कहते हैं। पढ़ रहा है, ये तीनों क्रिया शब्द हैं, क्रियापद हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम। अतुल क्रिकेट खेल रहा है। अब तो आपके लिए सरल हो गया। क्या है इसमें क्रिया शब्द? खेल रहा है। मतलब क्रिया शब्द एक ही होगा ऐसा नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। एक ही शब्द क्रिया होगा एक वाक्य के अंदर नहीं, एक से ज़्यादा 2, 3, 4 भी क्रिया शब्द हो सकते हैं। भावेश खाना खा रहा है, ये क्रिया शब्द है यहाँ पर। रुपेश पुस्तक पढ़ रहा है। बच्चे बाहर खेल रहे हैं। लड़कियां गाना गा रही हैं। रमा चाय बना रही है। तो इस तरह से ये सारे क्रिया शब्द हैं। सुचित पत्र लिखता है। आशुतोष सोने जा चुका है। सुधा नाच रही है। तो ये सारे शब्द क्रिया शब्द हैं। अभी आपको क्रिया शब्द तो चुनना आ गया कि क्रिया शब्द क्या होते हैं वाक्य के अंदर। जो शब्द किसी काम के होने का बोध कराते हैं वो क्रिया शब्द होते हैं। इतना क्लियर हो गया, और चुनना भी आ गया, आपको छांटना भी आ गया, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि क्रिया शब्द को अंडरलाइन करिए या क्रिया शब्द बताइए कौन से हैं, फिर उनका भेद बताइए। मैंने बताया ना कि हिंदी व्याकरण में भेद के बिना तो कोई भी चैप्टर पूरा नहीं होता। भेद यानी प्रकार, तो हमें क्रिया के प्रकार भी बताने पड़ेंगे, है ना। तो आगे चलते हैं। ये है क्रिया के भेद। अब देखिए, क्रिया के भेद 2 आधार पर बताएंगे। डायरेक्टली नहीं बता देंगे क्रिया के इतने ही भेद है, नहीं। क्रिया के भेद हम किस आधार पर करने जा रहे हैं। आधार से आप क्या समझते हैं? देखिए, आधार क्या होता है। जैसे आपकी क्लास बैठी हुई है, राइट, और आपकी क्लास में आपके टीचर आए और उन्होंने कहा कि मोटे बच्चे एक तरफ हो जाओ, पतले बच्चे एक तरफ हो जाओ। ठीक है, एक तो इस तरह से आपका वर्गीकरण कर दिया, क्लास को बांट दिया। मतलब वर्गीकरण करना मतलब बांटना। आपकी क्लास को बांट दिया गया किससे? मोटे और पतले, मतलब आपके वजन के हिसाब से। ठीक है। दूसरा उन्होंने कहा गोरे बच्चे एक तरफ हो जाओ, काले बच्चे एक तरफ हो जाओ। तो सफ़ेद और काले रंग के आधार पर वर्गीकरण कर दिया। अगला उन्होंने कहा कि जिसको बहुत ज़्यादा नंबर मिलते हैं 90% वाला वो एक तरफ हो जाओ, और 70% वाले एक तरफ हो जाओ। तो ये आपकी योग्यता के आधार पर वर्गीकरण हो गया। तो इस तरह से एक क्लास को वर्गीकरण के और भी बहुत सारे हैं, मैंने आपको 3 एग्जाम्पल दिए। तो किसी क्लास को अगर वर्गीकरण करना है तो कितने सारे उसके आधार हो गए ना, रंग के आधार पर, वजन के आधार पर, योग्यता के आधार पर कितने ही हो सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से क्रिया को भी अगर हमने वर्गीकरण करना है तो उसके 2 आधार हैं।
एक तो है कर्म के आधार पर हम उसे वर्गीकरण कर दें, और दूसरा है प्रयोग के आधार पर या फिर संरचना के आधार पर। संरचना कहते हैं उसकी बनावट, क्रिया बनी कैसे हुई है उसको देख करके हम उसका वर्गीकरण कर सकते हैं। तो दो आधार हैं क्रिया के वर्गीकरण के, एक है उसका कर्म के आधार पर और दूसरा है उसकी संरचना या फिर प्रयोग के आधार पर। हमने वाक्य में क्रिया को प्रयोग कैसे किया है इस आधार पर है। तो पहले हम पहला वाला प्रकार लेते हैं, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, कर्म के आधार पर, और मोस्ट ऑफ द क्लासेस में यही वाला एक आधार पूछा जाता है, कर्म के आधार पर पूछा जाता है। 5, 6, 7, 8 तक कर्म के आधार पर ही पूछा जाता है। संरचना के आधार पर आगे 9, 10 में पूछा जाता है, 9, 10, 11, 12 में वो संरचना के आधार पर पूछा जाता है। लेकिन आपको भी, छोटे बच्चों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सरल है और मैं पढ़ा रही हूँ तो फिर तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहला हम देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कैसे होते हैं। अब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, पहला है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। पहला कौन सा है? अकर्मक क्रिया। अ लग गया ना आगे, अ का मतलब होता है नहीं, जिसमें कर्म नहीं है। अ का मतलब है नहीं, और सौ का मतलब है सहित, जिसमें कर्म है, कर्म के सहित। तो दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। अकर्मक का मतलब है कर्म नहीं है और सकर्मक का मतलब है कर्म है। मैंने तो आपको ऐसे ही बोलकर ही समझा दिया, फिर भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा नहीं होती, मतलब कर्म होता ही नहीं, हमें उम्मीद ही नहीं होती कि कर्म होगा, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जरूरत ही नहीं होती इस वाक्य में, कर्म की हमें जरूरत नहीं होती। ऐसे श्यामलता हंस रही है, ठीक है, तो हंस रही है, देखिए ये जो 3 शब्द है ना, हंस रही है, ये तो क्रिया शब्द है, और श्यामलता कौन है? करता है, वो काम कर रही है, तो श्यामलता तो करता है, और हंस रही है क्रिया शब्द है। तो यहाँ पर कर्म तो है ही नहीं, है ना। हमने वाक्य को पूरा डिवाइड कर दिया कि ये करता है और ये क्रिया है, और कुछ बचा ही नहीं हमारे पास, तो इसका मतलब कर्म यहाँ पर है ही नहीं। अभी कई बच्चों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि एक कर्म होता क्या है, मैम बार बार कर्म 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 बोल रही है, कर्म क्या होता है? ये भी मैं आपको बताऊंगी, अभी बताऊंगी। अभी आप ये देख लीजिए कि मुकुल रो रहा है। अब इसमें क्रिया शब्द तो आप छाड़ सकते हैं आराम से, क्या है? रो रहा है। और मुकुल क्या है? करता है, क्योंकि वो काम कर रहा है तो उसको करता कहेंगे हम। एक करता हो गया, बाकी के क्रिया शब्द हो गए, तो कुछ और बचा ही नहीं, इसका मतलब कर्म यहाँ भी नहीं है। रीता रोती है, क्रिया शब्द छाटिए इसमें से, रोती है, बचा क्या? रीता। रीता कौन है? कर्ता, काम करने वाली। तो इस तरह से यहाँ जितने भी शब्द मैंने, वाक्य मैंने ले रखे हैं, सब में यही है, सीता खाती है, राम बैठा है। मतलब कि खाती है क्रिया है, बैठा है क्रिया है, और राम और सीता दोनों काम को कर रहे हैं, इसलिए वो दोनों करता है। तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई और शब्द बच ही नहीं रहा है कर्ता और क्रिया के बिना, तो फिर कर्म किसको कहेंगे हम? मतलब वो है ही नहीं। तो ये अकर्मक क्रिया होती है, जिसमें एक कर्ता होता है, सीधा उसकी क्रिया लिख दी जाती है, उसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। अब अगला जब हम सकर्मक क्रिया पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि कर्म क्या होता है। ये देखिए, वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की अपेक्षा रहती है, कर्म हमें जरूरत पड़ती है, जिस वाक्य में हमें कर्म की जरूरत पड़ जाती है, उसको ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में कर्ता पर नहीं पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। वहां तो हम कह रहे थे ना, श्यामलता नाच रही है। अरे श्यामलता नाच रही है तो श्यामलता काम कर रही है ना, लेकिन इसमें सकर्मक में क्या होता है कि श्यामलता को नहीं पूछेंगे हम, कर्म को पूछेंगे। अर्थात वाक्य में क्रिया के साथ कर्म का होना सकर्मक क्रिया कहलाता है। इसमें क्रिया के साथ कर्म भी होगा ही होगा। जैसे देखिए, आप उदाहरण से समझ जाएंगे आप। सीता खाना बना रही है, ठीक है। ये वाक्य ऐसा है कि अगर हम इसमें ऐसे लिख दें, सीता बना रही है, तो वाक्य का अर्थ निकल के आएगा, आप समझ जाएंगे सीता क्या बना रही है। क्या पता वो फ्रॉक बना रही है, क्या पता कोई टॉय बना रही है ना। तो जब हमने लिखा कि सीता खाना बना रही है, तभी हमारा मतलब स्पष्ट हुआ कि अच्छा खाना बना रही है। तो इस तरह के वाक्य में ये जो खाना शब्द है, ये कर्म है, इसी पर बोझ पड़ रहा है क्रिया का। बना रही है, बना रही है किसके लिए आया? खाने के लिए आया, खाने को बना रही है, वो सीता को नहीं बना रही है, तो कर्म पर पड़ रहा है क्रिया का प्रभाव। अगला देखिए,
रमेश बाजार जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर कर्ता हो गया रमेश, क्रिया हो गई जा रहा है, बीच में बच गया ना बाजार, तो बाजार है कर्म। ठीक है, क्योंकि रमेश जा रहा है, कहाँ जा रहा है भाई? बाजार जा रहा है। वाक्य स्पष्ट हो रहा है, क्रिया बाजार के लिए हो रही है, बाजार जाने के लिए जा रहा है, वो बाजार के लिए काम कर रहा है वो, तो इसलिए ये कर्म है। सुरेश पानी पी रहा है, सुरेश हो गया कर्ता, पी रहा हो गया क्रिया, बीच में बच गया पानी, पानी क्या है? कर्म है। इस तरह से अगला है, रश्मि ने सेब खाया। रश्मि ने क्या खाया? सेब खाया। तो खाया सेब के लिए आ रहा है। राहुल पानी पी रहा है, राहुल क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं बीच में जो आए हैं वो कर्म हैं। ठीक है, जिनमें क्रिया का प्रभाव पड़ता है जिनके ऊपर, उन्हें कर्म कहते हैं, जो हमारे वाक्य में क्या का उत्तर देते हैं। देखिए, आप कोई भी इसमें से वाक्य उठा लीजिए। पहला वाक्य उठा लेते हैं, सीता खाना बना रही है। सीता क्या बना रही है? उत्तर मिला ना खाना, तो क्या का उत्तर जो मिलता है उसी को कर्म कहते हैं। रमेश बाजार जा रहा है। रमेश कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। सुरेश क्या पी रहा है? रश्मि क्या खाया? राहुल क्या पी रहा है? तो क्या कहाँ का उत्तर हमें जो मिल रहा है वही कर्म होता है। और दूसरा कर्म की पहचान होती है को से। ठीक है, आपने पढ़े होंगे कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, कर्म की पहचान क्या है? को, उसका कारक चिन्ह है को। अब आप को लगा के देख लीजिए, सीता खाने को बना रही है, करेक्ट है। रमेश बाजार को जा रहा है, सुरेश पानी को पी रहा है, रश्मि ने सेब को खाया, राहुल पानी को पी रहा है। तो को लगाने से भी अर्थ अनर्थ नहीं हो रहा है, अर्थ स्पष्ट हो रहा है। तो अगर किसी बच्चे को कर्म नहीं समझ में आता कि कर्म क्या होता, मुझे नहीं समझ में आता, तो उन बच्चों के लिए 3 हिंट मैं दे रही हूँ। पहला हिंट होगा, कर्ता को हटा दो, क्रिया को हटा दो, बीच में जो शब्द बचा है क्या वो किसी चीज का नाम है, वो संज्ञा है, तो इसका मतलब वो कर्म होगा। जैसे देखिए इसमें सीता खाना बना रही है, क्रिया शब्द कौन से है इसमें? बना रही है, ये क्रिया शब्द है, उधर आ गया, इसलिए सर्कल में नहीं आ रहा। और सीता क्या है इसमें? कर्ता, बीच में बची है खाना, खाना क्या है? संज्ञा शब्द है ना, किसी चीज का नाम है, तो इसका मतलब ये कर्म है। आ रहा है समझ में? अगला देखिए, रमेश बाजार जा रहा है। रमेश क्या है? कर्ता, जा रहा है क्या है? क्रिया, बीच में बच गया बाजार, बाजार संज्ञा शब्द है, किसी चीज का नाम है, तो ये क्या हो गया? कर्म। तो पहला हिंट है कि आपको ये देखना है, कर्ता और क्रिया को हटाने के बाद वाक्य में क्या कोई शब्द ऐसा बच रहा है जो संज्ञा शब्द है, तो फिर वो कर्म होगा, वो सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये पहचानने को आता है कि पहचाने ये क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, तो सकर्मक क्रिया से पहचानेंगे। दूसरा, सकर्मक क्रिया पहचानने के लिए आप कर्ता और क्रिया को लेकर के प्रश्न बनाइए। जैसे पहले वाक्य में हम प्रश्न बनाते हैं, हमको लेना क्या क्या है उसमें? कर्ता लेना है और क्रिया लेनी है, बस इन दो शब्दों को लेकर के प्रश्न बनाना है। सीता बना रही है, सीता क्या बना रही? क्या से ही प्रश्न बनाना है आपको, सीता क्या बना रही है। अब देखिए इस वाक्य में क्या का उत्तर मिल रहा है? यस मिल रहा है, सीता खाना बना रही है, क्या का उत्तर है। तो अगर वाक्य में क्या का उत्तर हो तो वो कर्म होता है। दूसरा हिंट। तीसरा हिंट, अब तीसरा हिंट है वाक्य में को फिट करके देखो, को अगर फिट हो जा रहा है तो इसका मतलब वो सकर्मक क्रिया है। सीता खाने को बना रही है, सुरेश पानी को पी रहा है, रश्मि सेब को खा रही है, रमेश बाजार को जा रहा है। तो को फिट हो जाए अगर तो भी वो कर्म होता है, सकर्मक क्रिया होती है। तो 3 हिंट मैंने आपको दिए। जिन बच्चों को मोटी बात समझनी है उनके लिए ये सही है कि आप ये देख लें कि कर्ता और क्रिया को हटाने के बाद शब्द बीच में बच रहा है, जो संज्ञा शब्द है तो कर्म होगा। कर्म कर्ता और क्रिया को लेकर के क्वेश्चन बनाओ तो क्या का उत्तर मिलेगा तो वो कर्म होगा, और को फिट करके देखो को फिट हो रहा है तो वो कर्म होगा। तो इस तरह से आप सकर्मक क्रिया को आराम से पहचान सकते हैं। आगे अब हमने सकर्मक क्रिया पहचान ली, अकर्मक क्रिया पहचान ली। अब आगे है कि सकर्मक क्रिया के 2 भेद भी हैं भाई। सकर्मक क्रिया के 2 भेद होते हैं,
एक कर्मक और द्विकर्मक, मतलब किसी वाक्य में सिर्फ एक ही कर्म होता है और किसी वाक्य में दो कर्म होते हैं। तो इस तरह से सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, जब वाक्य में क्रिया के साथ एक कर्म लगा होता है तो उसे एक कर्मक कहा जाता है, और जब वाक्य में क्रिया के साथ दो कर्म लगे होते हैं तो उसे द्विकर्मक कहा जाता है। अब देखो एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। एक कर्मक का एग्जाम्पल है, राम आम खा रहा है। क्या खा रहा है राम? आम। राम आम को खा रहा है, राम क्या खा रहा है? राम आम खा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे सिर्फ आम शब्द जो है वो कर्म शब्द है, एक कर्मक है। ये सकर्मक क्रिया है लेकिन इसमें एक ही कर्म है। अब नीचे वाला देखिए, द्विकर्मक, जैसे अध्यापक छात्रों को गणित पढ़ा रहे हैं। अध्यापक छात्रों को क्या पढ़ा रहे हैं? गणित। ठीक है, यहाँ पर गणित भी आ गया और छात्रों में भी आ गया। छात्रों के बगल में को ऑलरेडी लगा हुआ ही आया है। को जो होता है वो कर्म की पहचान होती है, तो इसका मतलब छात्र जो है वो भी कर्म है और क्या पढ़ा रहे हैं? गणित, तो वो भी कर्म है। तो यहाँ पर दो कर्म आ गए हैं, तो इसे द्विकर्मक कहते हैं। कई बार दो कर्म भी होते हैं और कभी एक कर्म भी होता है और कभी कर्म नहीं भी होता है, तो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही है कि क्रिया के भेद कर्म के आधार पर, और अकर्मक सकर्मक, सकर्मक के आगे दो भेद हमने पढ़े, एक कर्मक और द्विकर्मक। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कितने भेद होते हैं, किस आधार पर क्रिया के भेद होते हैं, उसमें से पहला आधार कर्म के आधार पर हमने आज पढ़ लिया। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अकर्मक में कर्म होता ही नहीं है और सकर्मक में कर्म होता है। ये एक कर्म भी हो सकता है और दो कर्म भी हो सकते हैं, इसलिए सकर्मक के दो भेद हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। ठीक है, तो आज हमने क्रिया का आधा चैप्टर कंप्लीट किया है, जिसमें कर्म के आधार पर हमने क्रिया को पढ़ा। अगली वीडियो में, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में रहेगा, उसमें आप पढ़ेंगे क्रिया भेद प्रयोग और संरचना के आधार पर। अगली क्लास में मिलते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया भेद आपको समझ में आ गया, तो 4 काम करने हैं। कौन से 4 काम करने हैं? वीडियो को लाइक करना है, अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो बहुत गलत बात है, सब्सक्राइब कर लीजिए पहले फटाफट से, और उसके बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि अगला जैसे ही मैं डालूंगी ना क्रिया का भेद, उसकी प्रयोग और संरचना के आधार पर, आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि डल गया है और आप देख लेंगे। तो ये 4 काम करने के बाद बोलिए टाटा बाय बाय, चलते हैं, अगली वीडियो मिलेंगे। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.